अस्सलाम वालेकुम। आपका फॉरेक्स ट्रेडिंग लाइव कोर्स की क्लास नंबर 3। आज हम पढ़ेंगे मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर देखा जाए तो पहली टेक्निकल क्लास यही है। आपकी जो पहले दो क्लासेस हुई हैं उनमें इंट्रोडक्शन है, एक में कुछ जनरल बातें हुई, दूसरी क्लास में हमने ट्रेडिंग व्यू के बारे में कुछ बात की थी। अ, उस दिन भी ये बात हुई थी कि जो लोग तो पहले से ट्रेड कर रहे हैं, मेजॉरिटी उन्हीं लोगों की है, उनके लिए तो ये एक फेमिलियर चीज़ है ट्रेडिंग व्यू। लेकिन जो लोग बिल्कुल नए हैं, फ्रेश हैं, जिनकी तादाद 1-2% होगी सिर्फ, उन लोगों को चाहिए कि जो मैंने वीडियोस शेयर की थी कम्युनिटी में, उनको एक दो दफ़ा देख लें ताकि आप इस चार्ट से इन चीज़ों से फेमिलियर हो जाएं। अच्छा जी, आज जो हमारा टॉपिक है मार्केट स्ट्रक्चर का, अगर देखा जाए तो फॉरेक्स ट्रेडिंग यही है। ठीक है, जैसे आपके पास आपने कोई बड़ी बिल्डिंग खड़ी करनी है तो उसका स्ट्रक्चर बहुत अहम होता है। वो स्ट्रक्चर जो है, असल उसी ने वजन उठाना है पूरी बिल्डिंग का। ठीक है, तो उसकी बेस, आप इसको बेस भी कह सकते हैं। यहीं से आपकी बुनियाद खड़ी होगी फॉरेक्स ट्रेडिंग की, आपकी स्ट्रेटजीज की। और जब जिस तरह आप इसको पढ़ते जाएंगे वो इसी स्ट्रक्चर पे जुड़ेगी। जैसे इंसान का जिस्म होता है ना, उसमें एक रीढ़ की हड्डी है, तो हर चीज़ इंटरलिंक्ड है उसी के साथ। अगर रीढ़ की हड्डी खुदा न खास्ता किसी की खराब है तो फिर वो उठने काबिल नहीं है, वो खड़े नहीं हो सकता सीधा, तो उसने फिर हरकत क्या करनी है और काम क्या करना है। बिल्कुल इसी तरीके से अगर आपको मार्केट स्ट्रक्चर के हवाले से मालूमात नहीं है, आपको उसको पढ़ना नहीं आता, तो आपके पास दुनिया की कामयाब तरीन स्ट्रेटजीज आ जाए, आप उससे उस तरीके से फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे, मुकम्मल तौर पे फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। आगे चल के हम कुछ ऐसी स्ट्रेटजीज पे बात करेंगे जिनमें आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर को फॉलो नहीं करना। ठीक है, मैं आपको वो स्ट्रेटजीज भी पढ़ाऊंगा कि आपको स्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा भी समझ नहीं है तो भी आप उससे फ़ायदा उठा सकते हैं मार्केट से। लेकिन इसमें फिर वो मज़ा नहीं है कि जो स्ट्रक्चर की मालूमात के साथ है। जिसको स्ट्रक्चर का नॉलेज है वो हर स्ट्रेटजी से फ़ायदा उठा सकता है। हमने एक चीज़ पढ़नी है आगे चल के, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर अच्छा है तो आप उस सिंपल से स्ट्रेटजी से भी बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। और अगर आपका स्ट्रक्चर ठीक नहीं है तो फिर आप जितनी मर्जी एडवांस स्ट्रेटजीज पढ़ लें, वो आपको उस तरीके से फ़ायदा नहीं देंगी। अच्छा जी, मार्केट स्ट्रक्चर में मार्केट कितने तरफ मूव कर सकती है? सिर्फ दो ही पॉसिबिलिटीज है, या बाइंग हो रही है या सेलिंग हो रही है। ठीक है, तीसरी एक शक्ल होती है, उसमें भी बाइंग सेलिंग हो रही होती है लेकिन वो एक रेंज के अंदर चल रही होती है। तो आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। कुछ वेव्स के बारे में बात करेंगे कि इम्पल्स वेव्स क्या होती है, रिट्रेसमेंट क्या होती है, करेक्शन क्या होती है। इन चीज़ों को पढ़ेंगे, कुछ लेवल मार्किंग सीखेंगे हल्की फुल्की सी। और आपको बताऊंगा कि रिट्रेसमेंट का रूल क्या होता है। ठीक है, सबसे अहम चीज़ है। सबसे पहली चीज़, मार्केट जो है वो मूव करती है तीन डायरेक्शंस में। अभी मैंने आपको दो बताई हैं, बेसिकली दो ही हैं। या मार्केट में प्राइसेस हर वक्त, ठीक है, ऊपर नीचे हो रही हैं, या प्राइस ओवरऑल ऊपर जा रही है, या प्राइस नीचे चल रही है, प्राइसेस गिर रही हैं, ठीक है, किसी भी मार्केट में। या फिर तीसरी शक्ल इसकी ये बन सकती है कि प्राइस एक मखसूस रेंज के अंदर ऊपर नीचे होती रहती है। ठीक है, कोई सिग्निफिकेंट किस्म की मूव नहीं आती, इस तरह एक रेंज के अंदर प्राइस मूवमेंट दे रही होती है। ये सब सिनेरियोज हैं। इसमें भी प्राइस बेसिकली कभी ऊपर जा रही है कभी नीचे आ रही है, लेकिन वो एक रेंज के अंदर होती है, एक मखसूस जोन के अंदर होती है। जब हम किसी ट्रेंड की बात करते हैं तो प्राइस किसी एक साइड को फॉलो कर रही होती है। सेलिंग इसमें भी होगी, ठीक है, इसमें भी प्राइस नीचे आएगी, लेकिन ओवरऑल प्राइस की जो डायरेक्शन है वो अपवर्ड होती है। अच्छा, अब इसमें इस ट्रेंड को हम क्या कहते हैं जिसमें प्राइसेस बढ़ रही होती हैं ओवरऑल? देखिए, ओवरऑल से मुराद ये है कि आप अगर गोल्ड को देखें, आप सन 2000 आज से 24 साल पीछे चले जाएं। सन 2000 में प्राइस जो थी गोल्ड की, वो हम फर्ज करते हैं कि जी प्राइस यहाँ से स्टार्ट हुई है 2000 में, ये हमारे पास है सन 2000। ठीक है जी, अब प्राइस बढ़ी 2001, फिर थोड़ी सी नीचे आती है, फिर ऊपर चलती है, फिर थोड़ा सा कभी रेट्स नीचे आते हैं। आजकल भी आपने देखा होगा, अक्सर आमतौर पे पेजेस ने न्यूज़ लगाई होती है सोने की कीमत में नुमाया कमी। ठीक है, सोने की कीमत में वाजह कमी। वो क्या होती है? वो ये वाली वेव्स लग रही होती हैं, प्राइसेस नीचे गिर रही होती हैं थोड़ी थोड़ी। लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना, तो 2000 से लेके आज 2024 है, ओवरऑल आप देखेंगे तो ये प्राइसेस ऊपर ही चल रही हैं, बढ़ रही हैं मुसलसल। इसकी डायरेक्शन बुलिश है। आप ये देखें कि आप दो 24 साल पीछे ना जाएं, आप पीछे चले जाएं 1000 साल। ठीक है, तो 1000 साल से क्या हो रहा है? गोल्ड के रेट्स बढ़ रहे हैं। मैं इसलिए अक्सर कहता हूँ कि गोल्ड तो बुलिश है।
इसमें बुलिश की प्रिडिक्शन करना बड़ा आसान काम है। आज आप प्रिडिक्शन कर दें कि गोल्ड 5,000 पे जाएगा, इस वक्त 2300 पे है ना। आप प्रिडिक्ट कर दें 5,000 में जाएगा, तो वहां भी जाएगा। कब जाएगा ये देखी जाएगी, कब जाएगा। तो ये चीज़ बुलिश है। अब इसकी ओवरऑल डायरेक्शन जो है बुलिश है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमेशा रेट्स बढ़ते रहते हैं, रेट्स वापस भी आते हैं, रेट्स गिरते भी हैं, जैसे इस जगह पे, इस जगह पे। तो इसको हम ओवरऑल हम इसको कहते हैं कि ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। ठीक है जी। इसका नाम है बुलिश ट्रेंड। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये, आप लोगों को पता है, लेकिन चलें, क्योंकि हमारा हमने इसको पढ़ना इस तरीके से है। ये हमारा बुलिश ट्रेंड है। बुलिश जो है वर्ड, ये निकला है बुल से। ठीक है, बुल यानी बैल। उसकी दो तीन वजूहत जो बताई जाती हैं, वो ये है कि जब बैल मारता है ना किसी को, किसी पे हमला करता है, तो वो अपने सींग से उसको उठाता है ऊपर की तरफ। अक्सर आपने बुल फाइट में भी देखा होगा कि बैल नीचे से मारता है और ऊपर उछालता है उस शख्स को, जिसको भी वो मारे, अपना टारगेट को वो उछालता है। तो इसलिए सिंबॉलिकली अगर देखा जाए, तो जो चीज़ ऊपर जा रही है, उछल रही है प्राइस, तो उसको हम कहते हैं कि ये बुलिश ट्रेंड है। यानी एक बैल जिस तरह मारता है चीज़ ऊपर जाती है, बिल्कुल इसी तरीके से ये ट्रेंड चल रहा है। ठीक हो गया। दूसरी चीज़, ऐसा ट्रेंड जिसमें प्राइसेस ओवरऑल नीचे गिर रही हों। अब नीचे गिरने का मतलब ये नहीं होता कि वो बढ़ती नहीं है। ठीक है, बढ़ती हैं बीच बीच में, लेकिन अगर आप उसको बड़ी पिक्चर में देखेंगे, एज अ होल उसको आप देखेंगे, ओवरऑल ट्रेंड की बात करेंगे, तो वो गिर ही रहा होगा। जैसे आप किसी हिली एरिया में सफर करते हैं ना, कहीं पे आप पहाड़ी इलाके में गए हैं, तो वहां पे रोड्स ये नहीं है कि अगर वो चढ़ाई है तो मुसलसल ऊपर जा रही है, बीच में आप देखते हैं कि रोड्स नीचे भी आती हैं, थोड़ी ढलान आती है, फिर एक ऊंचाई आती है, फिर ढलान आती है, लेकिन ओवरऑल आप हाइट की तरफ जा रहे होते हैं। ठीक है, इसी तरह जब आप वहां से उतरेंगे, तो ओवरऑल आप उतर रहे हैं, लेकिन बीच बीच में चढ़ाई भी आती है। इस तरीके से आपने इसको देखना है। कोई भी ट्रेंड जो है ना, वो एकदम ऊपर नहीं चला जाता या एकदम नीचे नहीं आता, उसमें रिट्रेसमेंट्स, उसमें करेक्शंस होती रहती हैं। दूसरी चीज, जो डाउनवर्ड ट्रेंड होता है ओवरऑल, इसको हम कहते हैं कि ये बेरिश ट्रेंड है। कैमरास अपने अपने ऑफ कर दें। इरफान खान, आपका कैमरा ऑन है। बेरिश ट्रेंड। अच्छा जी, बेरिश ट्रेंड क्या होता है? बेरिश निकला है बियर से। ठीक है, बियर हम कहते हैं रीच को। उसमें क्या है, आप अब देखें तो एक तो वो चलता भी ऐसे ही है। जब रीच को चलता हुआ देखेंगे, तो वो सर गिरा के चलता है, नीचे देख के चलता है। दूसरी चीज, वो पंजे से अपने टारगेट को नीचे गिराता है, जमीन पे गिराएगा। अगर रीच किसी को हमला करता है, तो वो पंजा उसको मारेगा और उसको नीचे गिराने की कोशिश करेगा। तो उसी को अगर हम सिंबॉलिकली देखें, तो गिरती हुई मार्केट को हम कहते हैं कि ये बेरिश मार्केट है। ठीक है जी, इसको आप अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। ये बुलिश ट्रेंड को आप अप ट्रेंड भी कह सकते हैं। इसको आप डाउन ट्रेंड, दूसरे को आप डाउन ट्रेंड भी कह सकते हैं। मैं साथ वो भी नाम लिख देता हूँ। और इसको आप कह सकते हैं कि ये डाउन ट्रेंड है। मुख्तलिफ वर्ड्स बोले जाते हैं, जैसे जैसे वो हमारे सामने आते जाएंगे हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। ये डाउन ट्रेंड भी कहलाता है जी। अच्छा, अभी मैं तीसरी चीज़ पे नहीं जाता। एक बात आपने याद रखनी है, जो यहाँ पे बताना बहुत ज़रूरी है, और वो भी मैं यहाँ पे लिखने लगा हूँ। और ट्रेडिंग का मैंने आपको कहा है कि ट्रेडिंग में क्या चीज़, असल चीज़ ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग बेसिकली मार्केट स्ट्रक्चर है। और मार्केट स्ट्रक्चर में चीज़ क्या है, सबसे अहम चीज़, अगर ट्रेडिंग को आपने एक वर्ड में डिफाइन, एक लाइन में डिफाइन करना है, तो वो लाइन आपने याद रखनी है। इसको लिख लें, जिनको पता है ना, जिनको जुबानी याद है, वो भी एक दफ़ा हाथ से लिख लें। ठीक है जी। आपने अगर कामयाब होना है, आप किसी भी कामयाब ट्रेडर को उठा कर देख लें, जिसने अच्छा कमाया मार्केट से, वो इसका, उसको नशा होगा इस चीज़ का, वो दूसरी तरफ जाएगा ही नहीं। जिस तरफ का ट्रेंड चल रहा है, आपने उसी साइड पे रहना है। अगर ट्रेंड बुलिश है, आप कोशिश करें आपको बार बार बाइंग अपॉर्चुनिटी मिले। कोई भी स्टॉक है, गोल्ड है फॉर एग्जांपल, गोल्ड बुलिश चल रहा है, तो आपने कोशिश करनी है कि आपको बाय की एंट्रीज मिले। आप कौन से स्ट्रक्चर में देखना है, किस टाइम फ्रेम में, 1 आवर में, 1 मिनट में, 1 मंथ में, वो आपकी मर्जी है। वो हम आगे चल के हर चीज़ डिटेल से डिस्कस करेंगे कि आपको किस टाइम फ्रेम में रहना चाहिए। बहरहाल फिर भी आपकी मर्जी है। कुछ लोग होते हैं, वो चाहते हैं कि हम बड़े टाइम फ्रेम में काम करें। आज हमने एक स्टॉक खरीद लिया, बस हम उसको 5 साल 10 साल नहीं देखना चाहते, फिर देखेंगे वो कहाँ चलता है। ठीक है, तो वो भी एक ट्रेंड है। मार्केट ऊपर जाएगी, कुछ महीने नीचे गिरेगी, फिर ऊपर उठेगी। इसी तरीके से कुछ लोग हैं, वो 1 मिनट में काम करते हैं। मैं भी 1 मिनट में करता हूँ, स्कैल्पिंग करते हैं हम शाम को। ठीक है, आज भी हमारी दो ट्रेड्स, मैंने जो दो ट्रेड्स ली हैं, बाकी शायद लाइव में और भी ली हूँ। एक में 100+ पिप्स थे, तकरीबन 150 के आसपास। मैं उसमें आउट हो गया था 100 पिप्स पे। और जो दूसरी ट्रेड है, वो भी हमारी 70 पिप्स चली है तकरीबन, उसमें हमने सेल किया। तो ये चीज़ें आप आगे चल के हम इंशाल्लाह इनको डिस्कस करेंगे। बहरहाल पढ़ने वाली चीज़ ये है कि ट्रेंड इज़ द बेस्ट फ्रेंड। आपने ट्रेंड को फॉलो करना है। ओवरऑल ट्रेंड आपने देखना है, जिस साइड पे प्राइसेस चल रही हैं, आपने उस साइड पे एंट्री ढूंढनी है। इसमें आपका इंशाल्लाह फायदा होगा बहुत ज़्यादा।
तीसरी चीज, तीसरी शक्ल जो मार्केट बनाती है वो है, उसे कहते हैं जी रेंज मार्केट, या उसे कंसोलिडेशन भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है हमारी रेंज। बेशक वैसे तो रिकॉर्डिंग्स आपको मिलती हैं साथ साथ, लेकिन आप चाहें तो स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं जो नए लोग हैं। इसको आप रेंज भी कहते हैं, ठीक है, रेंज मार्केट भी कह सकते हैं, कुछ भी। कंसोलिडेशन भी कहते हैं आप इसको, इसको साइडवेज मार्केट भी कहते हैं। चले मैं लिख देता हूँ एक दो नाम इसका। साइडवेज मार्केट यानी एक ऐसी मार्केट जिसकी प्राइसेस एक साइड पे चल रही हैं, ठीक है ना, वो बुलिश है ना बेरिश है। तो ये तीन तरह की आपको शक्लें मिल सकती हैं मार्केट में, बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और रेंज। मार्केट, कोई भी स्टॉक, कोई भी चीज ज्यादा औकात रेंज में रहती है, ठीक है। आपने ऐसा नहीं सोचना कभी भी कि आपने लैपटॉप ओपन किया और 2-4 मिनट बाद आपको ट्रेड मिल जाएगी। जिस बंदे को मिल जाती है ना, या तो फिर वो दुनिया का सबसे लकी आदमी है, और या उसको ट्रेडिंग नहीं आती। ठीक है, मिलती है, हम भी समटाइम, आज हम आके बैठे हैं, न्यूज़ का टाइम था, ट्रेड मिल गई। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, आपको बैठ के समटाइम्स पूरा पूरा दिन वेट करना पड़ता है, कभी 2-4 घंटे वेट करना पड़ता है, कभी आप मार्केट में एंटर होंगे, आप लैपटॉप ओपन करेंगे, सामने ट्रेड पड़ी होगी। हर तरह की पॉसिबिलिटीज हैं। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा कि आपने लैपटॉप ऑन कर लिया और अब आप पे फर्ज होगा कि आपने ट्रेड किए बगैर नहीं उठना। अगर आपकी ये वाली साइकोलॉजी बन गई, अगर आपका एटीट्यूड ये वाला बन गया मार्केट के साथ, तो कभी भी आप इसमें कामयाब नहीं होंगे। इंतजार करना है अपने सिनेरियो बनने का, ठीक है। तो ये बताने का मकसद है कि ज्यादातर मार्केट रेंज में होती है, उसमें आपने मार्केट से दूर रहने की कोशिश करनी है। हम मार्केट को पकड़ेंगे ट्रेंड्स में, और उससे भी ज्यादा हम तब पकड़ेंगे मार्केट को जब मार्केट में वॉल्यूम होगा। जो नए लोग हैं, या निस्बतन नए हैं, जिनको 5-6 महीने हो गए, या साल हो गया, या 2 साल भी हो गए, वो भी एक बात याद रखें, उन्हें अक्सर एक बात पढ़ाई जाती होगी कि फलां वक्त में ट्रेड ना करें जी, उस टाइम तो बहुत वॉलेटिलिटी होती है, मार्केट बड़ी तेज होती है। तो ये बात मैं पिछले लाइव सेशंस में भी कह चुका हूँ, कि इसकी मिसाल ऐसे है कि आपने एक शॉप ओपन की है किसी मार्केट में, ठीक है, और आपको कोई ये समझा रहा हो कि भाई शाम को 6 से लेकर 9 तक शॉप ना खोला करो, बहुत रश होता है, ठीक है। हालांकि वही कमाई का टाइम था। इसी तरीके से लोग मना करते हैं कि यूएस सेशन में ट्रेड ना करें। यूएस सेशन एहतियात मांगता है, थोड़ी सी डिसिप्लिन मांगता है आपसे, लेकिन काम आपको यूएस सेशन में मिलेगा, एनवाई सेशन में, शाम 5 बजे के बाद। क्योंकि उस वक्त मार्केट में वॉल्यूम्स होते हैं, उस वक्त ट्रेडर्स मार्केट में आए होते हैं, बाइंग सेलिंग हो रही होती है। जैसे आपकी मार्केट, आपके मोहल्ले में आपके शहर में सब्जी मंडी है, तो आपने सब्जी लेनी है तो सब्जी आपको शाम 4 बजे भी मिल जाएगी। लेकिन जो कारोबार सुबह हो रहा है ना, फजर के बाद से लेके 3-4 घंटे, वो उसका पीक टाइम होता है। तो उसी में आपको खरीदने में फायदा, उसी में आपको बेचने में फायदा, तभी लोग वहां पे उस वक्त इकट्ठे होते हैं। आपने भी मार्केट को उस हालत में पकड़ना होता है जब वहां पे बायर्स और सेलर्स हों, बड़े बड़े वॉल्यूम लग रहे हों, प्राइस तेजी से मूव कर रही हो। थोड़ा सा डिसिप्लिन चाहिए, बिल्कुल हल्का सा, और वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अच्छा, अब अभी मैं मोटी मोटी बात कर रहा हूँ स्ट्रक्चर के बारे में। डिटेल से हमने आगे 2-3 क्लासेस इसी की हैं, हम स्ट्रक्चर सबसे डिटेल से पढ़ेंगे, इस पे हमें थोड़ा सा टाइम लग भी गया तो आपने परेशान नहीं होना। अब हम देखते हैं कि ये जो वेव्स लगती हैं, ये जैसे आपको मैंने बुलिश ट्रेंड बताया और जो बीरिश ट्रेंड बताया, इनकी वेव्स के क्या क्या नाम है। अच्छा, ये देखें जी, अगर हम बुलिश की बात कर लेते हैं। ये हमारे पास एक वेव चल रही है मार्केट में। पहली बात ये कि हमेशा ऐसी एक्यूरेट नहीं होती, आप मार्केट को देखेंगे ना तो वैसे चल रही होगी। ये देखें, तकरीबन वही चीज़ होती है। ये देखें, तकरीबन वही, लेकिन जैसे मैं इसको बना रहा हूँ वैसे नहीं होती, ये सिर्फ समझाने के लिए है। इसको भी मैं आपको समझने का, पढ़ने का तरीका बताऊंगा, बहुत आसान करके। इतना आसान तरीका होगा कि आप थोड़ा सा गौर करेंगे ना, 1 मिनट, तो आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है। बहरहाल अभी क्योंकि हमने पढ़ना है, तो उसको हम पहले थोड़ा सा साफ करके नीट सा करके बनाते हैं। देखिए जी, आपने देखना ये है, मैं आपसे पूछता हूँ कि ये बुलिश है या बेरिश है या रेंज है, तो आप मुझे बता देंगे बुलिश है। अब मैं कहूँगा चलें, वो तो मुझे भी नजर आ गया, आपको भी नजर आ गया। टेक्निकल रीजन क्या है, टेक्निकली जवाब दें, क्यों बुलिश है, ऐसी क्या चीज़ हो रही है कि ये बुलिश है, ठीक है। उसका जवाब ये है कि जब तक प्राइस अपने हाईज ब्रेक करती जाएगी, ये इसका हाई है, फिर ये इसका हाई है, फिर ये इसका हाई है। जैसे किसी भी चीज़ की प्राइस स्टार्ट हुई $100 से, 100 से वो चली गई 150 पे, ठीक है। 150 से उसने फिर एक ड्रॉप लिया, वो वापस आ गई 80 पे, 80 से फिर उठी, वो चली गई 250 पे, 250 से ड्रॉप दिया, वापस आ गई 170 पे, 170 से उठी 400 पे, ठीक हो गया। अब ये इसका एक हाई था जो इसने कब लगाया, हम कहते हैं कि जी इसने लगाया जनवरी में, ये वक्त बस जनवरी है।
फिर प्राइसेस नीचे आई, ये वापस आई हैं फरवरी में। ठीक है जी। फिर प्राइसेस ऊपर उठी, ये हमारे पास आ गया अप्रैल। मार्च बीच में गुजर गया, अप्रैल आ गया। अब मैं आपसे कहता हूँ कि हाई कब लगा है। आप कहते हैं जी एक हाई ये लगा है, फॉर एग्जांपल ये जनवरी का हाई है। फिर हमारे पास अप्रैल में एक हाई और लगा है। जब तक प्राइस अपना लो, ये इसके लोज है, ये लो है, ये लो है, और ये लो है, जब तक प्राइस अपने लो ब्रेक नहीं करेगी, बल्कि लो ब्रेक करने की बजाय अपना लगाया हुआ हाई ब्रेक कर जाएगी, हम कहेंगे कि प्राइस बुलिश है। एक ही निशानी है, एक ही तरीका है इसको पकड़ने का। जब तक प्राइस अपने हाईज को ब्रेक करती रहेगी, ये इसका हाई था, तो इस वेव ने इसको ब्रेक कर दिया। फिर इसने एक और हाई लगाया, प्राइस नीचे आई। नीचे आने के बाद ये जो हाई था आपके पास 250 वाला, इसको फिर ब्रेक कर दिया, नया हाई लग गया 400। ठीक है, जैसे पेट्रोल चंद साल पहले कोरोना के टाइम पे हम देखते हैं, कोरोना के टाइम पे मेरा ख्याल है शायद 60-70 पे आ गया था। चले 60 ही लगाएं फॉर एग्जांपल, ये शायद 100 पे आया था। अब 60 एक हाई था, बल्कि 60 एक लो था। ठीक है जी। 60 से उठा और प्राइस हो गई हमारे पास 100। फिर 100 से नीचे आई, प्राइस कुछ 2-4 रुपये कम हुई, हमारे यहाँ तो ऐसे ही होता है ना। चाहे 95 हो गई, 95 से फिर उठी, 120 हो गई। 120 से थोड़ी सी 2-3 रुपये कम हुई, 117 पे आ गई, 117। यहाँ से फिर उठी और 180 पे चली गई। अब इस ट्रेंड में आप क्या देख रहे हैं कि आपकी प्राइस का एक हाई लगता है, 60 से काम स्टार्ट हुआ, यहाँ तक लो था, लो से काम स्टार्ट हुआ, एक हाई लगा 100 का। अब ये लो ब्रेक नहीं हुआ, ठीक है, बल्कि प्राइस थोड़ा सा नीचे आने के बाद 1-2 हफ्ते के बाद उसने एक और वेव लगा दी और ये 100 को ब्रेक कर दिया। तो हम क्या कह रहे हैं कि हाई ब्रेक हो गया। फिर प्राइस ऊपर गई, एक नया हाई लगाया, प्राइस नीचे आई, लो लगा, और फिर उसने अपने उसी हाई को जो नया लगाया था उसको फिर ब्रेक कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास बुलिश ट्रेंड की एक टेक्निकल रीजन है। अच्छा, अब जो वेव किसी भी हाई का ब्रेक करती है, जैसे कि ये हाई था 100 प्राइस, या यहाँ पे 150 का एक हाई था, हमारे पास हाई पॉइंट था। जो वेव अपना हाई ब्रेक करती है, प्रीवियस हाई, उसे हम कहते हैं इम्पल्स वेव। ठीक है, ये चीज़ें याद रखने वाली हैं क्योंकि हम रोज़ हमें आगे पढ़नी है आगे चल के। जो वेव अपना कोई हाई ब्रेक करती है, उस वेव को हम कहते हैं कि ये इम्पल्स वेव थी। इम्पल्स का मतलब क्या होता है? ताकतवर। ठीक है, जानदार वेव ये थी इसकी। अब आपने मुझे बताना है कि इम्पल्स वेव्स कौन सी हैं, नेक्स्ट कौन सा हाई ब्रेक हुआ है। नेक्स्ट हाई जो है वो ये वाला ब्रेक हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए ना, ये इम्पल्स वेव लगी, इस इम्पल्स वेव के बाद प्राइस ने नीचे आना शुरू कर दिया और ये एक हाई बना दिया। अब जैसे ही ये हाई दोबारा ब्रेक हुआ, तो इस पूरी वेव को हम कहेंगे कि ये इम्पल्स वेव है। इम्पल्स वेव की एक और निशानी भी होती है, वो बड़ी होती है। ठीक है, वो दूसरी वेव से बड़ी वेव होती है। ये एक और इम्पल्स वेव आ गई हमारे पास। अब अगर आप इस पे गौर करें, तो हमेशा आपके पास ये जो छोटी वेव है, छोटी वेव के बाद एक बड़ी वेव लग रही है, जैसे कि ये एक बड़ी वेव है, फिर ये एक बड़ी वेव है, फिर ये एक बड़ी वेव है, दरमियान में छोटी वेव्स आ रही हैं। तो जो बड़ी वेव होगी, पहली निशानी जो सबसे जरूरी है वो क्या है कि वो अपना हाई ब्रेक करेगी, प्रीवियस हाई। और दूसरी चीज क्या है कि वो एक बड़ी वेव होती है। इसको हम कहते हैं इम्पल्स वेव। इम्पल्स वेव का मतलब होता है ताकतवर किस्म की जो वेव है। अच्छा जी, आवाज कह रहे हैं जी बहुत कम है। मेरे ख्याल में आपके पास शायद कोई वॉल्यूम का इशू होगा। आवाज बाकी लोग कंफर्म कर दें, आवाज ठीक आ रही है या वाकई कम आ रही है? क्लियर है, ठीक है। वो जिनके पास कम है शायद उनके स्पीकर का कोई इशू होगा, उसकी आवाज वहां से ऊंचा करने का लिए। अच्छा जी, अब अगली चीज क्या है? दूसरी वेव कौन सी होती है? दूसरी वेव वो वेव होती है जो इम्पल्स वेव के बाद प्राइस नीचे आती है। इम्पल्स वेव के बाद, जैसे यहाँ पे एक 100 की वेव लगी, ठीक है, 100 का हाई लगा, ये चले 100 का नहीं, आप ये वाला कर लें, 120 तक हाई लगा। 120 के बाद प्राइस कुछ 2-4 रुपए, 117, अच्छा, कुछ 70-80 रुपये नीचे गिरी है प्राइस, 3 रुपए। 120 के बाद 117 पे आई है, तो 3 रुपए प्राइस नीचे गिरी है। तो ये जो छोटी सी वेव लगी है ना, छोटी सी वेव बीच में आई है, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी रिट्रेसमेंट है। ठीक है, ये जो छोटी वेव लगती है दरमियान में, ये वाली, इसको हम कहते हैं कि ये हमारी रिट्रेसमेंट की वेव थी। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ रिट्रेसमेंट। ठीक है जी, ये हमारी रिट्रेसमेंट थी। रिट्रेसमेंट की वेव अब कौन सी होगी, मैं उसको रेड कलर से मार्क करता हूँ ताकि डिफ्रेंशिएट हो जाए थोड़ा सा। हमारी जो रेड कलर की वेव है, ये वाली वेव, फिर ये वाली वेव जो छोटी वेव्स लगती हैं, ये वाली वेव,
और ये वेव्स, ये सब हमारी रिट्रेसमेंट्स है। इसको हम कहते हैं रिट्रेसमेंट, प्राइस वापस आ रही है, थोड़ा सा नीचे गिरती है और फिर ऊपर निकल जाती है। तो दो तरह की वेव्स होगी, इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट। रिट्रेसमेंट के साथ एक वर्ड और यूज होता है जिसको हम अगली क्लास में डिटेल से डिस्कस करेंगे। कुछ लोग इसको ना करेक्शन भी कहते हैं। ठीक है जी, करेक्शन में और रिट्रेसमेंट में एक फर्क होता है। ठीक है, करेक्शन यानी दुरुस्तगी। मैंने आपको एक बात की, कभी भी कोई स्टॉक ऐसे नहीं होता कि वो उसके रेट्स बढ़ना शुरू हों और वो रिट्रेस ना करें। ठीक है, यानी यहाँ से जीरो से प्राइस उठना शुरू हुई है और वो जाते जा रही है, ऊपर जाते जा, इस तरह नहीं होता कभी भी किसी मार्केट में, इस तरह नहीं होता। प्राइस हमेशा उठती है, फिर थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर उठती है, रिट्रेस करती है, फिर ऊपर, फिर एक बड़ी वेव नीचे लगा सकती है, यहाँ से फिर उठना शुरू कर देती है। बेसिकली जो छोटी वेव्स होती हैं, ठीक है, इसको हम रिट्रेसमेंट कहते हैं। और जब प्राइस एक बड़ा ड्रॉप दे जाती है अपने किसी लेवल तक, ये चीज़ हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह, उसे हम करेक्शन कहते हैं बेसिकली। ठीक है, रिट्रेसमेंट में और करेक्शन में जो आप एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं पहले से पढ़ रहे हैं, उनके लिए भी मुमकिन है ये चीज़ नहीं हो कि रिट्रेसमेंट होती है छोटी वेव, यानी एक एक इम्पल्स वेव लगी, उसके बाद छोटी मोटी प्राइस नीचे आई, इसको आप रिट्रेसमेंट कहते हैं। लेकिन अगर वो एक बड़ा ड्रॉप दे जाए और किसी ऐसे लेवल तक नीचे आ जाए जो कि टेस्ट नहीं हुआ था अभी, ठीक है, इस लेवल तक आ जाए, तो इसको फिर हम करेक्शन कह देते हैं, डीप करेक्शन भी कह देते हैं। अच्छा जी, अब आपको पता चल गया, मैंने सब कुछ इसमें ख़त्म कर दिया, इसलिए कि मैं आपको इम्पल्स वेव को बता सकूं। ये इम्पल्स वेव्स आपकी दोनों, तीसरी फिर ये इम्पल्स वेव है, ये भी इम्पल्स वेव है। क्यों इम्पल्स वेव है? क्योंकि इसने ये वाला हाई ब्रेक किया है। ठीक हो गया। अब इसमें रिट्रेसमेंट्स कौन सी हैं? इसमें है जी, ये एक रिट्रेसमेंट है जिसके ऊपर मैंने लिख दिया रिट्रेसमेंट, और दूसरी रिट्रेसमेंट ये वाली है। ठीक हो गया। इसमें चीज़ें क्लियर है यहाँ तक? मुझे मैसेज में बता दें कि जी क्लियर है। बस दो चार लोग बताते हैं तो मुझे समझ आ जाती है कि ओवरऑल क्या आप लोग समझ रहे हैं। ठीक हो गया जी, चीज़ें क्लियर है कह रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो आज की आखिरी चीज़ है, मैं थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ जानबूझ के, क्योंकि ये चीज़ ऐसी है नहीं कि मैं इसको तेज़ी से पढ़ा के आगे निकल जाऊँ। टाइम इंशाल्लाह जो है ना, हम आगे चल के इसको कवर करते रहेंगे अपने टाइम को। इम्पल्स वेव आपने पढ़ ली, रिट्रेसमेंट पढ़ ली। रिट्रेसमेंट और करेक्शन का एक मोटा सा फर्क आपको बता दिया कि यहाँ से फॉर एग्जांपल अगर प्राइस गिर जाती है, ठीक है, और यहाँ तक आ जाती है, इस लेवल तक आ जाती है, ठीक है, और यहाँ से आने के बाद फिर ऊपर निकल जाती है, तो हम इसको कहते हैं कि ओ, ठीक है जी, यहाँ तक गिरती है और यहाँ से दोबारा ऊपर निकल जाती है, तो इसको हम कहते हैं कि ये एक मार्केट ने अपनी करेक्शन की है। जो एक बड़ी और डीप रिट्रेसमेंट होती है ना, डीप रिट्रेसमेंट जिसे कहते हैं, प्राइस काफी ज्यादा गिरती है लेकिन अपने एक लेवल, एक मखसूस लेवल पे आती है। वो लेवल कौन सा होता है ये मैं आपको बताऊंगा आगे चल के, इसमें परेशान नहीं होना। कौन से लेवल पे आती है या कहाँ पे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे करेक्शन बाकी है, तो वहां तक जब प्राइस गिरती है उसे हम कहते हैं कि ये करेक्शन है। ये इन चीजों में फर्क होता है थोड़ा सा, ये आपने याद रखना है अभी। अच्छा, अब हम पढ़ते हैं कि आपने पॉइंट्स कैसे मार्क करने हैं, यानी कौन सा, किस पॉइंट को आप क्या कहते हैं। वेव तो मैंने आपको पढ़ा दी, इम्पल्स वेव और रिट्रेसमेंट कहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अभी मैं सिर्फ बुलिश ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। ये है जी आपका लो, जहां से आपका ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है उसको आप कहेंगे लो। ठीक है, फिर जो पहली वेव लगी और प्राइस नीचे गिरी, तो जो ये वाला पॉइंट है जहां से प्राइस नीचे गिरी है, इसको आप कहेंगे ये है आपका हाई। अच्छा, उसके बाद एक रिट्रेसमेंट आती है। अब ये पॉइंट क्या है, कोई बता सकता है ये कौन सा पॉइंट है? आप ये फर्ज करें कि ट्रेंड स्टार्ट हो गया, बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया, तो उसमें हम इस पॉइंट को क्या कहेंगे? हायर लो। ठीक है, हाँ, नहीं लिखे नहीं, बस मैसेज में लिख दें बेशक, यहाँ पे बेशक ना लिखें क्योंकि फिर मुझे ड्राइंग रिमूव करनी पड़ेगी। अच्छा जी, इसको हम हायर लो क्यों कहते हैं? इसको हम हायर लो इसलिए कहते हैं कि अव्वल तो ये लो है, पहले तो आप लिख लें लो, क्योंकि ये देखने में पता चल रहा है कि जैसे ये लो है, ये हाई है और ये भी लो है, तो आप लिख लें लो। अब आप ये देखेंगे प्राइसेस किस तरफ जा रही हैं, हाई जा रही हैं या डाउन जा रही हैं, बुलिश है या बीरिश है। अगर ये बुलिश है, प्राइसेस ऊपर जा रही है मुसलसल, तो आप इस लो से पहले हायर लिख देंगे। ठीक है जी, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हायर लो। अब हम इसको कहेंगे हायर लो जब तक प्राइस अब ऊपर जाती रहेगी। ये आपका हाई है, ये आपका लो है, ये आपका हाई है और नीचे आपका लो है। लेकिन
चूंकि आपको ट्रेंड शो करना है, तो आप हर पॉइंट से पहले हायर का वर्ड यूज करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये पॉइंट भी हायर है और ये पॉइंट भी हायर है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना, ये दोनों हायर है, ठीक है। लेकिन ये हायर हाई है, क्योंकि हायर हाई क्यों है ये, क्योंकि जो पिछला हाई था ना, ये उससे भी हाई है। तो हाई से जो हाई होता है उसको हायर कहते हैं, ठीक हो गया। यानी ये आपका एक हाई पॉइंट हो गया, ये तो है। लेकिन अब मैं कहता हूँ ये अगर हाई है तो फिर ये क्या है, तो आप कहते हैं कि ये इस हाई से भी हाई है, तो उसको फिर हम इंग्लिश में कहते हैं कि ये हायर हाई है। इसी तरीके से ये लो तो लग गया, अब ये भी तो एक लो है ना, इस लो को क्या कहेंगे, अब ये लो चूंकि पिछले वाले लो से ऊंचा है, तो फिर हम हायर साथ लगा देंगे और आगे लिख देंगे लो। ठीक है, आसान है ना, मेरे ख्याल में तो कोई मुश्किल चीज नहीं है इसमें। ये आपका हायर लो बन गया। हायर आपने बुलिश ट्रेंड में हर पॉइंट के साथ लिखना है, ठीक हो गया। अब आगे क्या है, आगे एक और हाई लग गया। अब मैं कहता हूँ कि ये तो हाई है, लेकिन पिछले हाई से भी हाई है, तो आप इसको फिर अगेन हायर कर दें। बस आसान सी चीज़ है। अब इसमें आपने करना क्या है, इसको आप हर दफ़ा इतना गहरा लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसको आप एच एल लिख सकते हैं। जब आप एच एल लिखेंगे ना, फॉरेक्स ट्रेडिंग का हर बंदा समझ जाएगा कि एच एल क्या होता है। एच एल मीन्स हायर लो, ठीक है। यहाँ पे हाई लिखा रहे, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एच एच। एच एच मीन्स हायर हाई, ठीक हो गया जी। अब आपने कुछ भी नहीं करना, यहाँ से पकड़ते जाएं, कॉपी पेस्ट करते जाएं, ये आपका हायर लो और ये आपका हायर हाई, ठीक हो गया। क्यों मैंने हायर लगाया, क्योंकि हर पॉइंट पिछले पॉइंट से ऊंचा है। क्लियर हो गई यहाँ तक चीजें। अच्छा जी, अब हम सिनेरियो थोड़ा सा चेंज करते हैं। ये है जी हमारा हाई, ये है लो, हाई लो। यहाँ पे मैं थोड़ा सा अब इसको तेज बनाऊंगा। ये जी एक और ट्रेंड आ गया, अब ये देखने में पता चल रहा है बेरिश है, ठीक है। मैं कहता हूँ जी देखने से कुछ छोड़ें, आप टेक्निकल रीजन बताएं। टेक्निकल रीजन आपके पास ये है कि प्राइस अपना लो ब्रेक कर रही है हर दफा, और अपने हाई को सस्टेन कर रही है। उसका हाई अपनी जगह कायम है, जैसे यहाँ पे इसका लो अपनी जगह कायम है। जब भी ब्रेक हो रहा है इसका हाई ब्रेक हो रहा है, जब भी ब्रेक हो रहा है हाई ब्रेक हो रहा है, लो अपनी जगह पे मौजूद है, उसको कोई नहीं छेड़ रहा, ठीक है। तो ये बुलिश ट्रेंड है। जब प्राइस नीचे गिर रही है तो हर दफा उसका लो ब्रेक हो रहा है। यहाँ लो ब्रेक हुआ, यहाँ लो ब्रेक हुआ, उसका हाई अपनी जगह पे कायम है, सस्टेन किया हुआ मार्केट ने। इसका मतलब क्या है, टेक्निकली प्राइस बेरिश है। अब आपने इसको मार्क कैसे करना है, इसको मार्क करने का बिल्कुल आसान तरीका है। ये है आपका हाई, पहले आपका कहाँ से स्टार्ट हुआ था, लो से, ये देखें, लो से स्टार्ट हुआ था, हाई तक गया था। अब आप चूंकि प्राइसेस नीचे आ रही हैं तो हाई ऊपर है, हाई, उसके बाद लो। अब क्या होगा, ये भी तो हाई है, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए साथ, ये भी तो हाई है ना, मैं हाई लिख देता हूँ इसको साथ, ये हाई हो गया। लेकिन ये वाला हाई पीछे वाले हाई से लो है, तो जब कोई पॉइंट पीछे वाले लो पॉइंट से भी लो है, तो उसको हम कहेंगे लोअर लो, ठीक है जी। कुछ इसको लोअर लो भी कहते हैं, लोअर लो। ये हो गया आपका लोअर हाई। अब क्या हुआ, ये लो पॉइंट है लेकिन नेक्स्ट पॉइंट उससे भी लो है, तो अब आप क्या कहेंगे, अब आप पहले तो इसके हर पॉइंट के साथ लोअर लगाएंगे। जैसे आपने वहां पे हर पॉइंट के साथ हायर लगाया था ऊपर जाते हुए, अब आप हर पॉइंट के साथ लोअर लगाएंगे, क्योंकि हर नया हाई या हर नया लो पहले वाले से तो लो है ना, इसलिए आप हर जगह लोअर का इजाफा करते जाएंगे, पहले को छोड़ के। जहाँ से स्टार्ट एरिया ट्रेंड का वहां उसे छोड़ के बाकी हर पॉइंट के साथ लोअर लगेगा। अब ये देखिए ना, ये हाई था तो ये इसका लोअर हाई बन गया, एक और लोअर हाई बन गया, इसको भी हाई बनाएंगे हम, साथ इसके लोअर लगा देंगे। लोअर आपने पहले लगा के रखना है बल्कि, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आपने लोअर पहले लगा दिया, और अब चूंकि ये मजीद लो है, तो इसको हम कहेंगे लोअर लो। अब इसको आप कैसे मार्क करेंगे, आसान कैसे करेंगे, पॉइंट को हर जगह तो आप इतना बड़ा बड़ा नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो आसान सा तरीका है, आप यहाँ पे लिखेंगे इसका एल एच, एल एच मीन्स लोअर हाई, और इसको लिखेंगे आप एल एल, डबल एल, एल एल मीन्स लोअर लो, ठीक हो गया जी। ये वाला लोअर लो नहीं है, ये सिर्फ लो है, इसलिए मैं इसको यहाँ पे कर रहा हूँ। पहले जो दो पॉइंट्स है ना वो बस हाई लो होंगे, जैसे यहाँ पे लो हाई है। बाकी जब ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा फिर हर नया पॉइंट, क्योंकि ये वाला हाई पीछे वाले हाई से लो है इसलिए लोअर हाई, ये वाला लो पिछले लोअर से भी लो है तो फिर लोअर लो, अगेन लोअर लो, और फिर यहाँ पे लोअर हाई। तो अब इसको आप आसान करने के लिए इतना बड़ा लिखने की बजाय आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं।
ठीक है जी। ये है आपका अभी तक। लोगों को कंफ्यूज हो रहे होते हैं कि ये, यहाँ पे आके कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है जी। इस जगह पे, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। कभी इसको हायर लो बोलेंगे, कभी लोअर हाई बोल देंगे। समझ नहीं आती। तो आपने एक ही चीज़ रखनी है कि अगर प्राइसेस नीचे जा रही हैं तो हर पॉइंट के साथ लोअर लगा दें बस। बाकी तो आसान है, ये हाई है ये लो है, ये हाई है ये लो है, ये भी लो है। तो अगर बेरिश है प्राइस तो सबके साथ लोअर लगाते जाएं, अगर बुलिश है तो सबके साथ हायर लगाते जाएं। इस तरह आपको मार्किंग बहुत आसान हो गई है। आपने सिर्फ एक वर्ड का इजाफा करना है। ठीक हो गया जी। अच्छा, यहाँ तक हम इसको स्टॉप करेंगे जी। ठीक है, मार्किंग मैंने आपको बता दी है। अब कल जो है ना हम दो काम करेंगे। एक तो ये करेंगे कि हम इसको चार्ट पे देखेंगे, जहाँ पे तो ये बड़ा फैंसी लग रहा है ना, बड़े तरीके से ऊपर जा रही है, तरीके से नीचे आ रही है। मार्केट में ऐसी चीज़ नहीं मिलेगी आपको। वहाँ पे कैसे मिलेगी, मैंने अभी आपको एक मिनट पहले दिखाई है कि कैसी मिलेगी। एक दफ़ा फिर देख लेते हैं। वहाँ पे ऐसी मिलेगी। ठीक है, बल्कि इससे भी वर्स कंडीशन में मिलेगी। वहाँ पे आपको ऐसे मिलेगी। ये तो मैंने अभी निकाला हुआ है, अदरवाइज यूँ भी होता है बीच में, समझ नहीं आती हो क्या रहा है। तो उसकी समझ कैसे आएगी, बार बार देख देख के, बार बार देख देख के। ठीक है, इसको नहीं। जब आप यहाँ पे बार बार प्रैक्टिस करेंगे ना, मैं आपको कहूँगा कि जी असाइनमेंट है, तीन कहूंगा तो अक्सर लोग तीन की जगह एक ही भेजेंगे या दो भेज देंगे। ठीक है, कुछ तीन भेज देंगे, जो बहुत लायक है वो चार भेज देंगे। मसला ये है कि ये असाइनमेंट्स जितनी ज़्यादा आप करेंगे उतनी जल्दी आपका हाथ बैठता जाएगा, और जितनी जल्दी हाथ बैठ जाएगा उतना आप इंशाल्लाह से जल्दी कमाना शुरू कर देंगे। यहाँ पे इसकी मैं रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर रहा हूँ। और इंशाल्लाह कल की जो क्लास है हम इसी को और डीप लेके चलेंगे। ये बिल्कुल मैंने आपको इसका इंट्रोडक्शन दिया है कि स्ट्रक्चर होता क्या है, उसके पॉइंट्स कैसे मार्क होते हैं, कौन सी वेव को हम क्या नाम देते हैं। ठीक है, कैसे आप ट्रेंड को टेक्निकली डिफाइन करते हैं। कल से हम इसकी डिटेल में इंशाल्लाह जाना शुरू करेंगे। रिकॉर्डिंग को मैं यहाँ पे स्टॉप कर रहा हूँ। जब हमारा ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, इसका पूरा क्वेश्चन आंसर का सेशन भी होगा। ठीक है, स्ट्रक्चर के बारे में। और आपको असाइनमेंट्स असाइनमेंट्स भी दूंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए इंशाल्लाह मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफ़िज़।